दुनिया जहान देखें कुलिंदर यादव के साथ सिर्फ अभियान समाचार पर। कल भारतीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है और वापस लेने की घोषणा के साथ पूरे देश में एक बार फिर से कृषि कानूनों पर बहस छिड़ गई है। आपको पता होगा कि ये कृषि कानून लगभग 1 वर्ष पूर्व लाए गए थे और उस दौरान जब किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था तो सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा, सत्ता पक्ष से संबंधित बड़े बड़े मंत्रालयों का कार्य संभालने वाले लोगों द्वारा, यदि आप दूसरे शब्दों में कहें तो विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा भी इन किसानों को आंदोलनजीवी, उग्रवादी, साथ साथ खालिस्तानी, इस तरह के उपनाम दिए जा रहे थे। इस तरह की बातें इनके लिए की जा रही थी। लेकिन यदि आपने कल का संबोधन सुना होगा तो निश्चित रूप से बोल बदले हुए नजर आ रहे हैं। बदले हुए बोल का कारण क्या है, तो इसके कारणों में जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो किसान लगातार दिल्ली के चारों तरफ विभिन्न बॉर्डरों पर बैठे हुए थे, वो सिर्फ 1 ही 2 राज्यों से संबंधित नहीं थे, बल्कि आप कह सकते हो कि 5 से 6 राज्यों के किसान जो है आकर यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। आपको जानकारी होगी कि आने वाले वर्ष में भारत के 2 राज्यों में चुनाव है, जिनमें एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा आपका है पंजाब। पंजाब और उत्तर प्रदेश जिनमें आगामी चुनाव प्रस्तावित हैं, इन दोनों राज्यों के किसान सबसे ज़्यादा आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। इन्हीं दोनों राज्यों से संबंधित किसान सबसे पहले किसान बिल को, कृषि बिल को वापस लेने की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं चुनाव की आहट को देखते हुए, चुनावों की आहट के चलते सत्ता पक्ष के बोल बदले हैं और कृषि कानूनों को वापस लिया गया है। हालांकि अभी इसको संसद के द्वारा वापस लिया जाना बाकी है। उसी के बाद आधिकारिक रूप से इन 3 कृषि कानूनों की वापसी होगी, जिसको किसानों द्वारा काला कानून की भी संज्ञा दी जाती थी। आपको पता होगा कि इन 3 कानूनों में यदि हम बात करें, जैसे पहला कानून था कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अधिनियम 2020। इसके माध्यम से सरकार का कहना था कि किसानों को अब अपने क्षेत्र के बाहर, सोसाइटियों से बाहर भी वो अपने अनाज को बेच सकते हैं। सरकार का ये कहना था और उनका कहना था कि इसके माध्यम से उनको अधिक आय होगी और उनसे किसानों की आमदनी जो है वो दोगुनी करने में सरकार को मदद मिलेगी। लेकिन आपको समझना होगा कि पहले भी, इन कानूनों के पहले भी भारत में किसी भी राज्य के किसान को, किसी भी क्षेत्र के किसान को कहीं भी किसी भी मंडी में बाहर बेचने की रोक नहीं थी। तो ये कोई नई चीज़ इसमें नहीं कही गई थी, इसीलिए किसान इसका विरोध कर रहे थे। और किसानों का मानना था, किसानों का कहना था, विभिन्न विशेषज्ञों का मानना था कि इसके माध्यम से सरकार एमएसपी को समाप्त करना चाहती है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति, कोई किसान बाजार, एमएसपी जैसे सोसाइटियाँ आपकी होती हैं, सोसाइटियों के बाहर यदि कोई सोचे कि उसको एमएसपी पर, वो जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, उस पर अपने उपज को बेच सके, तो यह संभव प्रतीत नहीं होता है। निश्चित रूप से यदि ये कानून लागू होते तो किसानों को अपनी फसल आधे पौने दामों में बाहर बेचनी पड़ती, क्योंकि एमएसपी मिलना मुश्किल था। बाजार में एमएसपी पे खरीदारी होना ये संभव नहीं है, उचित प्रतीत होता ही नहीं दिखता है। इसके साथ साथ आप जानते हो, भारत में जो अधिकांश किसान हैं ज़्यादातर छोटे और सीमांत किसान हैं। छोटे और सीमांत किसान हैं, ऐसे में क्या था कि उनको बाहर, जैसे बोला जाता था कि इसमें कहीं भी जाकर बेच सकते हैं, तो जो छोटे और सीमांत किसान हैं, इनकी इतनी उपज की पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि ये बाहर कहीं जाकर बेच सकें। जो परिवहन लागत है वो मैनेज हो सके, ये इनके, आप कह सकते हो कि क्षमता से बाहर थी। क्योंकि ज़्यादातर सीमांत किसान हैं, ज़्यादातर छोटे किसान हैं, जिससे कि ये कानून कहीं भी इनके दृष्टि से तर्कसंगत प्रतीत नहीं हो रहा था। दूसरा, इससे क्या होता कि किसानों को मजबूरन स्थानीय बाजारों में अपनी उपज को बेचना पड़ता और उसमें उनको आधा पौना दाम मिलता, निश्चित रूप से किसानों की हानि होती। दूसरा इसमें जो कानून था वो था मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और किसान सेवा अधिनियम। इसमें क्या था, अनुबंध की बात की जा रही थी कि किसानों से बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े जो घराने हैं, वो अनुबंध करेंगे और वो अनुबंध के माध्यम से
किसानों को एक बेहतर आय हो सकेगी। लेकिन यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि ज़्यादातर किसान हमारे सीमांत किसान हैं, ज़्यादातर किसान हमारे छोटे किसान हैं। ऐसे में मान लीजिए कोई कंपनी आती है और 100 किसानों को, एक गांव के पूरे किसानों की जो भूमि है उसको कह सकते हैं कि समझौते के माध्यम से उसको अपने अंतर्गत लेती है। बाद में यदि 10 वर्षों बाद वो भूमि छोड़ती है तो निश्चित रूप से आप देखने को पाओगे कहीं पे कोई निर्माण कार्य हुआ है, कहीं पे कुछ नालियां खुदी हुई हैं, क्योंकि कंपनी जब आपसे लीज पर ले रही है तो निश्चित रूप से वो अपने आवश्यकता अनुसार वहाँ पे परिवर्तित करेगी। खेतों की जो मेड़ें होती हैं वो समाप्त होंगी और 10 वर्षों के बाद जब वो भूमि वापस होगी तो निश्चित रूप से इस पर भी विवाद होगा कि हमारी भूमि यहाँ तक थी, हमारी यहाँ तक थी। तो कहीं ना कहीं इससे सिर्फ और सिर्फ विवादों में बढ़ोतरी होती, आपसी जो भाईचारा है, आपसी जो सामंजस्य है वो टूटता हुआ नजर आता। निश्चित रूप से ये जो दूसरा प्रावधान था ये भी उचित प्रतीत नहीं होता है। आज के समय में भी है कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता है तो वो कर सकता है, रोक नहीं है। यदि स्वेच्छा से कोई करना चाहता है तो कर सकता है, उस पर रोक नहीं है। तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था कि ये पहली बार इस तरह के प्रावधान किए गए हों। और आपको बता दें, तीसरा और जो सबसे विवादित, जो कहीं से भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है कि इस तरह के कानून लाए जाएं, वो था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। इसके माध्यम से बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति अब असीमित भंडारण कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। तो किसान तो कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास स्टोरेज की सुविधा नहीं है, उसके पास शीत गृह नहीं है, तो किसान तो स्टोरेज कर नहीं सकता। स्टोरेज कौन करता? स्टोरेज बड़े बड़े उद्योगपति करते। और जब फसलों की कटाई का समय होता है उसके बाद जब बिक्री के लिए किसान बाजार जाता है तो वो कम दामों पर खरीद करते, स्टोर करते। स्टोर करने के बाद जब उनकी मांग बाजार में बढ़ती फिर अपने अनुसार वो दाम तय करते। निश्चित रूप से इससे खाद्यान्न फसलों की जो है, आप कह सकते हैं खाद्यान्नों की जो महंगाई थी उसमें बढ़ोतरी होती। ये तो कहीं से भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। सरकार का मानना था कि इससे किसान भी स्टोर करके रख सकता है और जब दाम बढ़े तो बेच सकता है। किसान कैसे स्टोर करके रख सकता है? किसान के पास स्टोरेज क्षमता नहीं है। किसान जैसे फसल होती है उसके तुरंत बाद यदि हम देखें तो अपनी आवश्यकता जितनी उसको होती है उतना रखता है, बाकी का वो बाजार में बेच देता है। तो कहीं से जो ये तीनों कानून थे तर्कसंगत प्रतीत नहीं हो रहे थे, जिसके चलते विभिन्न किसान संगठनों द्वारा, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। और अंत में 1 वर्षों के बाद चुनाव की आहट के दौरान ये कानून वापस लिए गए हैं। यदि वापस ही लेना था तो आप पहले भी ले सकते थे। कितने किसानों की यहाँ पे आप कह सकते हो कि लाठी डंडों से मौत हुई है, कितने किसान ठंडक की वजह से ठिठुर कर मरे हैं, कितने किसान बारिश में जो है उनकी डेथ हुई थी। तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो इस तरह से मरने वाले किसानों का जो आंकड़ा है वो 100 के पार है। हालांकि सरकार नहीं मानती है, सरकार का कहना है इस तरह से किसी भी किसान की मौत नहीं हुई है, लेकिन यदि आंकड़ा देखा जाए तो 100 से ज़्यादा का आंकड़ा है जो किसानों की मौत धरना स्थल पर हुई है। तो निश्चित रूप से निराशाजनक था ये। और अब अगर वापस हुआ है, बिल वापस हुआ है, तो एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो है हार्दिक धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम देर ही सही, लेकिन देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। और इस तरह के जो कानून थे उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह के कानून आगे ना बनाए जाएं। इसमें एक प्रकार से यह भी समझ में आ गया कि यदि हम अहिंसक रूप से आंदोलन करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारी बातें हो सकता है भले ही चुनावी परिदृश्य में सुनी गई हों, लेकिन निश्चित रूप से हल निकला है। तो यदि इस तरह का, इससे क्या होता है, मनोबल भी बढ़ता है कि यदि इस तरह का कोई कानून बनता है तो अहिंसक तरीके से प्रयास करके, शांतिपूर्वक प्रयास करके, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करके उसको हम वापस ले सकते हैं। वापसी के बाद से यदि हम देखें तो विभिन्न राज्यों के किसानों में जो है हर्ष देखा जा रहा है, उल्लास मना रहे हैं किसान, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सिर्फ फायदा जो था वो कॉरपोरेट्स को था, विभिन्न उद्योगपतियों को फायदा था, आम किसान को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला था। लेकिन भारत में क्या है कि इस समय इस तरह की लोगों की मानसिकता हो गई है कि वो 2 धड़े में बटे हैं। या तो कुछ लोग हैं जो सत्ता के पक्ष में हैं या तो सत्ता के विपक्ष में हैं। तो जो सत्ता के पक्ष में हैं उनको सरकार द्वारा कोई भी कदम उठाया जाता है, भले ही वो गलत हो लेकिन उनको सही प्रतीत होता है। जो कुछ लोग जो हैं जो विपक्ष में हैं उनको कोई भी यदि अच्छा काम भी सरकार करती है वो भी गलत प्रतीत होता है। तो हमें जो लोग 2 कैटेगरी में बटे हैं, इनमें जो अभी आप भेदभाव कर रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष का, इसको हमें समाप्त करना चाहिए। हमें मुद्दों पर बात करना चाहिए। यदि कोई पॉइंट सरकार द्वारा उठाया गया है जो सही है तो उसका भरसक
यदि हम कहें भरपूर उसका सहयोग देना चाहिए। यदि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, भले ही आप सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, यदि गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, तभी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा था उसको हम साकार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं दुनिया जहान और मैं हूं कुलिंदर सिंह यादव। तो इसी प्रकार से आगे यदि इस पर कोई भी अपडेट होता है तो उसको देने के लिए, उससे संबंधित जानकारी के लिए मैं आप सबके समक्ष उपस्थित रहूंगा। आइए देखते हैं कुछ रिपोर्ट, कुछ किसानों से हमारे संवाददाताओं ने बात की है, किस प्रकार से उनका रवैया है, किस प्रकार से उनमें उत्साह देखा जा रहा है। आइए देखते हैं। दुनिया जहान देखें कुलिंदर यादव के साथ सिर्फ अभियान समाचार पर।